हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्रीफाई स्टडी। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, जो कि एक कोर्स आता है बीएससी थर्ड ईयर एग्रीकल्चर के अंतर्गत, एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कोऑपरेशंस। तो उसकी हमने एक सीरीज़ वाइज आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। तो उसमें मैंने आपके लिए बता दिया था एग्रीकल्चरल फाइनेंस की मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप और सिग्निफिकेंस। उसके बाद में क्रेडिट नीड्स इन एग्रीकल्चर में क्रेडिट की क्या क्या नीड्स हैं। एंड उसके बाद का जो थर्ड लेक्चर है उसमें मैंने आपके लिए बताया है क्रेडिट एनालिसिस के बारे में। एंड वहाँ पर मैंने आपके लिए 3R एंड 5C कॉन्सेप्ट भी बताया था। जो क्रेडिटर होते हैं वो 5C कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी जो है मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी अभी तक तो आप हमारे जैसे ही चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे, वहाँ आपके लिए एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो उसमें जा कर के आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे यहाँ पर फाइनेंस सोर्स इन इंडिया, कि जो फाइनेंस के सोर्सेस हैं इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल फाइनेंस के जो सोर्स हैं वो इंडिया में दो टाइप्स के हैं, ठीक है। एक तो आपका होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्स, ठीक है। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स हैं उनके अंतर्गत आपको मिलता है यहाँ पर मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये जो सारे मनी लेंडर्स और जो आपके रिलेटिव्स, कमीशन एजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में रखे गए हैं। अब बात करते हैं मनी लेंडर्स की। तो मनी लेंडर्स यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंतर्गत मनी लेंडर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होते हैं कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स और एक होते हैं प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। तो जो एग्रीकल्चर मनी लेंडर्स होते हैं उनका क्या काम रहता है कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ उनका एक ही साइड बिजनेस रहता है एग्रीकल्चरल फाइनेंस का, ठीक है। फाइनेंस देने का उनका एक साइड बिजनेस रहता है और वो वैसे एग्रीकल्चर तो करते ही करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं एंड मनी लेंडर्स या फिर जो अपना फाइनेंस की जो एक प्रोसेस है उसको भी करते हैं साथ साथ में, ठीक है। फाइनेंस का बिजनेस भी करते हैं, उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। एंड एक रहते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। वो क्या करते हैं, वो उनका जो एक प्रोफेशनली फाइनेंस का ही काम रहता है, ठीक है। वो पूरा फाइनेंस पर ही वर्क करते हैं, वो फार्मिंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। वो केवल आपको फाइनेंस देंगे, आपसे वसूलेंगे, फिर दूसरे को देंगे, दूसरे से वसूलेंगे। तो ये होते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल मनी लेंडर्स। अब जो मनी लेंडर्स होते हैं वहाँ पर क्या रहता है कि आपके लिए एक तो मतलब ईजिली लोन मिल जाता है। वहाँ पर आपके लिए कोई ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती हैं जैसे कि बैंक्स वगैरह में, वो सारी आपको फॉलो नहीं करनी पड़ती, बिल्कुल ईजिली से आपके लिए लोन मिल जाता है। एंड अब मैं बात करूँगा यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स की। तो लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं कि इसमें जो आपके स्मॉल फार्मर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि लैंडलॉर्ड को फोर्स करके अपनी जो ज़मीन है वो उनके लिए सेल कर देते हैं। अब सेल कैसे कर देते हैं, एक थोड़े समय के लिए, जैसे कि आप अपनी ज़मीन को गिरवी रख दो, ठीक है। तो उस पर क्या करते हैं कि वो आपको लोन दे देते हैं, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लेते हैं, बाकी जैसे ही आप उनका लोन जब रीपेड कर दोगे तो वो जो आपकी ज़मीन है उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे एंड वो ज़मीन आपके नाम आ जाएगी। तो ये तो रहता है लैंडलॉर्ड्स का काम। एंड यहाँ पर एक रहते हैं आपके ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये क्या करते हैं कि आप देखते होगे गांव में जब शुगर केन सोइंग का समय आता है उस समय बहुत सारे कमीशन एजेंट्स गांव-गांव आते हैं। वो क्या करते हैं कि आपको सजेस्ट करेंगे कॉमर्शियल क्रॉप्स आप लोग ग्रो करें, तो उसमें वो लोग आपको फाइनेंस देंगे, ठीक है। फाइनेंस की जो प्रोसेस रहती हैं वो सब आपको बताएंगे एंड फाइनेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे उस क्रॉप को, पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रोन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपकी क्रॉप्स आती हैं शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, टोबैको एंड ऑनियन एट्सेट्रा। ये सारी अगर आप कॉमर्शियल क्रॉप्स को अगर ग्रो करेंगे तो उसमें जो ट्रेडर्स एंड जो कमीशन एजेंट्स रहते हैं वो आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं उन फसल को उगाने के लिए या फिर ग्रो करने के लिए। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल के अंतर्गत आपके रिलेटिव्स भी आते हैं। आप जैसे अपने किसी फ्रेंड से पैसा ले लेते हो, ठीक है, तो उसको फिर बाद में आप रीपेड करते हो। एंड बहुत सारी आपके रिलेशनशिप्स वगैरह रहती हैं तो वहाँ से आप लोग
पैसे वगैरह जो उधार लेते हो उसको आप कुछ समय बाद रीपेड कर देते हो, तो वो आपके रिलेटिव्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जितने भी सोर्स हैं वहाँ पर क्या है कि आपको ईजिली लोन मिल जाता है, बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ती, और जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह रहती हैं वो भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, ठीक है। एंड अब मैं बात करूँगा यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सोर्स की। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंतर्गत क्या रहता है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स इंक्लूड गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट फाइनेंस आपको प्रोवाइड कराती है, एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह रहती हैं वो आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, एंड कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स एंड आरबीआई, और एक आता है इसमें नाबार्ड जिसको हम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो हैं सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं आपको फाइनेंस देने के। तो इनके अंतर्गत क्या है कि आपको जब आप कोई लोन लेंगे तो बहुत सारी उसकी आपके लिए फॉर्मेलिटीज़ जो है करनी पड़ती हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें आपकी जब वेरीफाई होंगी, फाइल बनती है, मतलब एक लंबी प्रोसेस रहती है। उसके बाद ही आपको जो है लोन सारी ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वो तभी आपको लोन देंगे। अब बेसिकली बहुत सारे किसान जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं। तो जब आप बैंक से लोन लेंगे तो सबसे पहले बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है, ठीक है। आप कितनी आपके पास ज़मीन है एंड उस पर आपको कितना लोन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं कि वो जितनी भी एरिया की आपकी सारी बैंक्स वगैरह रहती हैं वहाँ से एक नोडूज़ मंगाते हैं, जो कि आप पर उस बैंक का पहले से तो लोन नहीं ले रखा है आपने। एंड उसके बाद में आपकी फ़ाइल बनती है, फिर आपकी सर्वे होगी कि आप के पास वो सारे साधन हैं जिससे कि आप लोन लेने के बाद में वापस कर सकें। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में आपको क्या करता है, तब आपको कोई बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड कराता है, एंड फिर उसके बाद में आप उसे जमा करें, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे उनके अपने अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं वो हैं, एंड जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं उनके क्राइटेरिया अलग हैं। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं वहाँ आपके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगी, ठीक है। एंड जो मनी लेंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह रहते हैं ये आपसे क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। बट अब फ़ायदा तो एक जगह पर फ़ायदा ये है कि आपको ईजिली तुरंत लोन मिल जाता है, इमीडिएटली लोन। आप किसी भी गांव में किसी ज़मींदार के पास जाओ, उससे जा कर के आप ईजिली तुरंत लोन ले लो, बिल्कुल इमीडिएटली, ठीक है। वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा लेगा, बट अगर आप उसी समय तुरंत इमीडिएटली अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आज आपको बता दिया इंस्टीट्यूशनल सोर्स एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर केवल 2 ही प्रकार के ये आते हैं। अब इसमें आपकी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, इनका अपना एक अलग चैप्टर है। तो वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे या डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कौन कौन सी कॉमर्शियल बैंक्स हैं एंड इनके क्या क्या प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो सारी चीज़ें रहती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, एंड अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।